हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हमने वायुमंडल का संगठन और संरचना इससे संबंधित चर्चा की थी। इससे संबंधित वायुमंडल के संगठन, जो संगठक तत्व है, उनके बारे में एवं वायुमंडल की डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, वायुमंडल का वर्गीकरण। वायुमंडल का वर्गीकरण या वायुमंडल की संरचना। ठीक है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है धरातल की सतह से ऊपर वायुमंडल में, किस प्रकार से ये परतें पाई जाती है। प्रारंभ में धरातल की सबसे नज़दीक कौन सी परत पाई जाती है। इन सभी परतों का हम क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन परतों का क्रम जान लेते हैं। धरातल से वायुमंडल की ओर, अंतरिक्ष की ओर, तो धरातल से अंतरिक्ष की ओर सबसे पहले परत आती है शोभमंडल। ट्रोपोस्फेयर, कौन सी परत है सबसे पहले, शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में दूसरी परत आती है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल के बाद में अगली परत आती है मध्यमंडल। मेजोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में आती है आयनमंडल। आयनमंडल, आयनोस्फेयर, और अगली परत आती है बहिर्मंडल। एक्सोस्फेयर। ठीक है मित्रों, यह है वायुमंडल की संरचना। भूपृष्ठ की सतह से लेकर के अंतरिक्ष की ओर वायुमंडल की जो परतें पाई जाती है वह किस क्रम में पाई जाती है, और इनको, इनकी रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सममंडल और दूसरी विषममंडल। तो मित्रों, सममंडल में कौन सी आती है, धरातल से 80 किलोमीटर, ठीक है, धरातल से जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ये परतें शोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, ये परत कहलाती है सममंडल। सममंडल। और 80 किलोमीटर से ऊपर, 80 किलोमीटर से ऊपर की परतें ये कहलाती है विषम मंडल।
विषम मंडल। ठीक है मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। तो वायुमंडल की भूपृष्ठ से या पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर परतों का क्रम पाया जाता है। मुख्य रूप से सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो प्रारंभिक रूप से धरातल की सतह से 80 किलोमीटर के बीच में जो 3 परतें पाई जाती है, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ये परतें धरातल से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और इन्हें सममंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो 80 किलोमीटर के ऊपर पाई जाने वाली जो परतें हैं, आयनमंडल और बहिर्मंडल, इन्हें विषम मंडल के रूप में जाना जाता है। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मित्रों, इन परतों को अलग करने वाली कुछ सीमा होती है, अलग परतें। ठीक है, इन्हीं के दोनों का मिश्रित रूप होता है। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को कहते हैं समताप सीमा। फिर मध्य मंडल को और आयन मंडल को अलग करने वाली सीमा को कहते हैं हम क्या, मध्य सीमा। ठीक है, मेसोपास। इस प्रकार से अलग अलग सीमाओं के नाम रखे गए हैं, लेकिन मुख्य परतें कौन कौन सी है, ये 4 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। आगे देखिए मित्रों, किस प्रकार से वायुमंडल की संरचना बनी हुई है। यहाँ पर हमने अभी बताया था, जो मुख्य परतें देखी थी, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की, ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो सबसे पहले सबसे नीचे की परत वह कौन सी है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी पाई जाती है, 8 किलोमीटर, तथा भूमध्य रेखा पर यह कहाँ तक पाई जाती है, लगभग 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। मित्रों, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई यह कहाँ तक फैली हुई है, तो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तथा इस परत का ऊपरी सीमा का तापमान घटकर लगभग कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। इस परत का ऊपरी सीमा का तापमान लगभग कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ऊपरी सीमा का यहाँ पर जो जो धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ऊपरी सीमा का औसत तापमान लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर औसत धीरे धीरे जाते हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस तक भी रह जाता है। एवं इसकी जो धरातलीय स्थिति है, यह क्षोभ मंडल है। धरातलीय स्थिति संवहनों का निर्माण एवं मौसम संबंधी परिवर्तन तथा सजीवों की उपस्थिति इस मंडल के प्रधान लक्षण हैं। क्षोभ मंडल में क्या क्या गतिविधियां होती है, एक तो मौसमी गतिविधियां, मौसमी हलचल। अब मौसमी हलचल कौन कौन सी होती है, जैसे आंधी तूफान का आना, बरसात का होना, ये सभी गतिविधियां किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। मित्रों, वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत, इसी परत को परिवर्तन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्षोभ मंडल को किस नाम से जाना जाता है, परिवर्तन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। इस परत को ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण, इस परत का जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण किसके द्वारा किया गया था, टीजरेंस डी बोर्ट।
ठीक है, टिजरेंस डी बोर्ट ने दिया है। कौन सा नाम? सौरमंडल को ट्रोपोस्फेयर नाम टिजरेंस डी बोर्ट ने दिया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्रोपोस, यह ट्रोपोस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसी ट्रोपोस से फेयर शब्द मिलने से ट्रोपोस्फेयर बना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है विक्षोभ, अर्थात इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ट्रोपोस का शाब्दिक अर्थ होता है विक्षोभ, अर्थात इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण यहाँ पर क्या है, संवहन, आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती है। विक्षोभ, आंधी तूफान की घटनाएं किस में होती है? इसी परत में होती है। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? संवहनीय परत। संवहनीय परत भी कहा जाता है। तो ठीक है मित्रों, सौरमंडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे सौरमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, विक्षोभ मंडल संवहनीय परत के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रोपोस्फेयर, जो कि ग्रीक भाषा के ट्रोपोस से बना है, ट्रोपोस प्लस फेयर से, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? टिजरेंस डी बोर्ट के द्वारा किया गया था। ट्रोपोस्फेयर मतलब विक्षोभ की स्थिति पैदा होती है इसमें, इसी कारण से इसे विक्षोभ मंडल नाम दिया गया है। ठीक है, तो मौसम संबंधी एवं जलवायु की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे इसे मंडल में धरातल से जब ऊपर की ओर लगभग प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या हो जाता है? कम होता जाता है, घटता जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता जाता है। इसे सामान्य पतन की तापमान की सामान्य दर भी कहते हैं। ठीक है, ताप पतन की सामान्य दर भी कहते हैं। मतलब इसी सौरमंडल में क्या होता है, जब धरातल से हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? ताप पतन की सामान्य दर भी कहा जाता है। आगे अगला है समताप मंडल। इससे पहले मित्रों, इस सौरमंडल और समताप मंडल के बीच में एक छोटी सी परत पाई जाती है, जो कि इन दोनों मुख्य परतों को क्या करती है? आपस में एक दूसरे से अलग करती है। इसे परत को किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ सीमा के नाम से, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपास के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोपास के रूप में जाना जाता है। यह परत 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी होती है, जो कि क्या करती है? सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करती है। अब समताप मंडल की जो नीचे की लेयर होती है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, जिसे ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्रों, ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, अर्थात यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखें कि जो क्षोभ सीमा होती है, यहाँ पर तापमान में क्या होती है? किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, तापमान समान पाया जाता है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है समताप मंडल में। ठीक है, और यह तापमान में समानता आती जाती है, अर्थात क्षोभ सीमा से जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलने वाली समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई हलचलें नहीं होती है। समताप मंडल में तापमान की क्या होती है? समानता पाई जाती है। ठीक है,
इस प्रकार से जो माइनस में चला जाता है तापमान वह वापस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, माइनस से बढ़ता जाता है और तापमान में लगभग समानता पाई जाती है समताप मंडल में। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती है। अतः यह परत वायुयान उड़ान के लिए भी क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए? वायुयान, विमानों के उड़ान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापमान में यहाँ पर समानता पाई जाती है। इसी कारण से वायुयान आसानी से यहाँ उड़ान भर पाते हैं। और इसी मंडल में जो 20 से 35 किलोमीटर की जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है, अर्थात ओजोन गैस की जो सांद्रता पाई जाती है, उसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है, धरातल पर आने से यह रोकती है ओजोन परत, ठीक है, जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है एवं मानवीय सभ्यता की रक्षा करती है, ठीक है। साथ ही यह परत क्या होती है, मानव सभ्यता की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, अर्थात पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है उसके रूप में भी इसे जाना जाता है, ओजोन परत को। यह जो ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है, इन किरणों के प्रभाव से क्या होती है, गर्म होकर के तापीय प्रतिलोमन की दशा बनाती है। तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन अर्थात इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय प्रतिलोमन की क्या करती है, दशा बनाती है। इसी के प्रभाव से समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर, इसी के प्रभाव से समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर क्या होता है, तापमान बढ़ करके 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तापमान बढ़ करके क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किसके कारण? इसी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण, इसी ओजोन परत से, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे इसके आगे है मित्रों, यहाँ पर समताप मंडल और मध्य मंडल, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी, वह है मध्य सीमा, समताप सीमा। समताप सीमा अर्थात स्ट्रेटोपास। स्ट्रेटोपास यह भी 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसमें भी तापमान में क्या होती है, समानता पाई जाती है। यहाँ पर तापमान जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में पाया जाता है, और यह परत समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। कौन सी? समताप सीमा, ठीक है। आगे जो ये समताप सीमा है, अब ये समताप सीमा यहाँ से 50 किलोमीटर से लगभग समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल लगभग यहाँ से 51-52 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ऊपर या 80 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, यह मध्य मंडल की परत पाई जाती है। इसी की ऊपरी सीमा, जो मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसका तापमान घट करके क्या हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसकी ऊपरी सीमा का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। कहाँ पर? मध्य मंडल की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सीमा पर, ठीक है, जो कि वायुमंडल सहित संपूर्ण पृथ्वी का न्यूनतम तापमान है, ठीक है। तो वायुमंडल सहित संपूर्ण पृथ्वी का जो न्यूनतम तापमान पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर, ठीक है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर जो कितना पाया जाता है, लगभग
100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी मंडल में हमें निशादीप्त मेघ भी दिखाई देते हैं। किसमें? इस मध्य मंडल में। ठीक है। अब इस मध्य मंडल के बाद में आता है आयन मंडल। तो आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा यह कहलाती है मध्य सीमा। मध्य सीमा अर्थात मेसोपास। मेसोपास। ठीक है। यहाँ पर सौभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत सीमा कहलाती है ट्रोपोपास। समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा स्ट्रेटोपास और मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करने वाली सीमा मेसोपास कहलाती है। यह भी वही 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। इस परत के बाद में मेसोपास के बाद में आयन मंडल में क्या होती है? आयनिक तरंगों का प्रवाह होता है और यहाँ से फिर तापमान क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। यहाँ से तापमान क्या होता है? निरंतर बढ़ता जाता है। तो जो आयन मंडल की परतें हैं, तो आयन मंडल की परतों के माध्यम से धरातल से भेजी गई रेडियो तरंगें क्या होती है? परावर्तित होकर पुनः धरातल पर भेजी जाती है। ठीक है। धरातल पर वायुमंडल में जो आयन मंडल की जो परत है, आयन मंडल की परतों के माध्यम से धरातल से भेजी गई तरंगें क्या होती है? वो रेडियो तरंगें परावर्तित होकर के पुनः धरातल पर भेजी जाती है। कौन सी परत से? कौन से मंडल से? आयन मंडल से। ठीक है। तो यहाँ से आयन मंडल से वापस ये तरंगें क्या होती है? धरातल की ओर प्रवाहित होती है, परावर्तित होती है। इनकी आयन मंडल की परतों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये परतें हैं डी, ई, एफ और जी परत। ठीक है। डी, ई, एफ और जी परत। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो डी परत होती है, डी परत, यह डी परत कहाँ से कहाँ तक होती है? लगभग 80 से 96 किलोमीटर के बीच में। 80 से 96 किलोमीटर के बीच में, जो कि क्या करती है? रेडियो की दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो की दीर्घ तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। ठीक है। फिर ई तरंगें, ई परत आती है अगली, ई परत। ठीक है। ई परत होती है, इसकी ऊंचाई 96 से 144 किलोमीटर तक। ठीक है। 96 किलोमीटर से 144 किलोमीटर तक कौन सी पाई जाती है? ई परत पाई जाती है। और यह क्या करती है? रेडियो की मध्यम तरंगों को, रेडियो तरंगों को क्या करती है? धरातल पर पुनः वापस लौट आती है। फिर आगे आती है एफ परत। एफ परत। ठीक है मित्रों, एफ परत की ऊंचाई पाई जाती है 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह रेडियो की लघु तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करके पुनः धरातल पर लौट आती है। ठीक है। एफ परत अर्थात एफ परत में धरातल पर पुनः परावर्तित होकर के क्या होती है? ये तरंगें, लघु तरंगें वापस भेजी जाती है। इसके बाद में आती है जी परत, जो कि कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 360 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में। इसमें सभी ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंग कहाँ से परावर्तित होकर पुनः धरातल पर भेजी जाती है? जी परत से। ठीक है। जी परत से।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आयन मंडल में ये छोटी छोटी अलग अलग परतें। डी परत जो कि 80 से 96 किलोमीटर तक पाई जाती है, यह रेडियो की दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है। ई तरंगे 96 से 144 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, यह रेडियो की मध्यम तरंगों को परावर्तित करके धरातल पर भेजी जाती है इससे। तथा एफ परत 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और जी परत 360 से 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जिसमें सभी ध्वनि तरंगें क्या होती है, परावर्तित होकर के पुनः धरातल पर भेजी जाती है। इसके बाद में आगे क्या होता है, जब 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए इस आयन मंडल में सभी गैसें क्या होती है, आयनिक गैस अवस्था में पाई जाती हैं और यहाँ से यह गैसें विरल एवं आयनित तथा गुच्छों के रूप में मिलती है, आयनित एवं गुच्छों के रूप में मिलती है। सूर्य व अंतरिक्ष से आने वाली सभी प्रकाश तरंगें क्या होती है, इस आयन मंडल में या आयन मंडल के प्रभाव से इन आयनों से घर्षित होकर ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा का निर्माण करती है। ठीक है, आयन मंडल में इन आयनों से जो आयनिक तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, इनसे क्या होती है, घर्षित होकर के क्या करती है, ऑरोरा अर्थात ध्रुवीय ज्योति का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा बोरियालिस, जिसके कारण उत्तरी ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति को क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अर्थात इस उत्तरी ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरियलिस को सुमेरु नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को कुमेरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला बहिर्मंडल। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल और बहिर्मंडल में क्या होता है, तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ से क्षोभ मंडल से लेकर के समताप मंडल तक लगभग 0 से धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्या होता है, यहाँ पर इन तीनों परतों को क्या संयुक्त रूप से सममंडल के रूप में जाना जाता है, जबकि आयन मंडल और बहिर्मंडल को विषम मंडल परतों के रूप में जाना जाता है। आगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, बहिर्मंडल में भी क्या होता है, इसी आयन मंडल के तरह तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है, टेम्परेचर क्या होता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, निरंतर तापमान में वृद्धि होती जाती है। तथा बहिर्मंडल की जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है, बहिर्मंडल वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह एवं स्पेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, किसमें, इसी एग्जोस्फेयर में। वायुमंडल की जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, इसमें अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, स्पेस स्टेशन एवं
कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए गए हैं मित्रों? बहिर्मंडल में। ठीक है। आयनमंडल और बहिर्मंडल में निरंतर ताप वृद्धि के कारण इन्हें सम्मिलित रूप से तापमंडल भी कहते हैं। ठीक है। तो आयनमंडल और बहिर्मंडल इन दोनों में संयुक्त रूप से तापमान में वृद्धि होने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तापमंडल भी कहा जाता है, थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये हुई मित्रों हमारी वायुमंडल की संरचना की बात। वायुमंडल की कौन कौन सी परतें पाई जाती है। इसके बाद में मित्रों एक और छोटा सा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, रासायनिक वर्गीकरण, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले वर्गीकरण करने से पहले इनको जो दो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो परतों में बांटा है, उनमें कौन कौन सी परतें आती है। सममंडल और विषम मंडल दो रासायनिक परतों में बांटा गया है। सममंडल में कौन कौन सी परतें आती है? पहले भी मैंने बता दिया था आपको। सममंडल में आती है शोभमंडल, समताप मंडल, उसके बाद में मध्यमंडल। इन तीनों ही परतों को संयुक्त रूप से सममंडल के रूप में नाम दिया गया है, सममंडल के रूप में जाना जाता है। जबकि आयन मंडल और दूसरी कौन सी है? बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल को संयुक्त रूप से विषम मंडल कहा जाता है। विषम मंडल कहा जाता है। अब इन सममंडल और विषम मंडल को विभिन्न रासायनिक परतों में विभाजित किया गया, अर्थात इनमें जो अलग अलग रासायनिक परतें पाई जाती है, वो कौन कौन सी रासायनिक परतें बनती है। ठीक है। तो लगभग 90 किलोमीटर जो वायुमंडल के ऊपरी सतह 90 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में आणविक नाइट्रोजन परत पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन परत पाई जाती है। अगला है 200 किलोमीटर के बारे में। 200 किलोमीटर से लेकर के
कहाँ तक? 1100 किलोमीटर तक। आणविक ऑक्सीजन परत पाई जाती है 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच में आणविक हीलियम परत पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक? 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में आणविक हीलियम परत पाई जाती है एवं 3500 किलोमीटर से ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर, माने 10,000 किलोमीटर तक यहाँ पर पाई जाती है आणविक हाइड्रोजन परत। कौन सी? आणविक हाइड्रोजन परत फैली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये विषम मंडल है, इस विषम मंडल में ये 4 रासायनिक परतें पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, आणविक हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत बनती है। किसमें? विषम मंडल में। 90 किलोमीटर के बाद में 90 किलोमीटर से लेकर के लगभग 10,000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है मित्रों, आज अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। पृथ्वी वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।